हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक। मैं विजय यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच पर। बच्चों, हम यूपी बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, वो एक एक करके समाप्त कर रहे हैं। हमारा जो लक्ष्य है वो 2024 है, उसमें अच्छा मार्क्स गेन कराना मेरा लक्ष्य है आप लोगों का। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो इनको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। मतलब कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कैसे हम करते हैं। इसके साथ ही एक और टॉपिक हम पढ़ेंगे बच्चों, आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। बच्चों, ये कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कैसा है? जैसे कि पहले ही हम जान चुके हैं बच्चों कि कूलाम का जो नियम है कि दो आवेशों के बीच का स्थिर वैद्युत बल को बताता है। तो बच्चों, ये कूलाम का नियम किसको बताता है? स्थिर वैद्युत बल को बताता है। और बल क्या होता है बच्चों? जो फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो एक सदिश राशि होती है। और कोई भी सदिश राशि है तो उसको एक सदिश रूप देना पड़ेगा। तो इस कूलाम के नियम के द्वारा जो हमारा ये बल है उसको कैसे सदिश रूप दिया जाएगा, हम इस टॉपिक में इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो कैसे हम सदिश रूप दे सकते हैं बच्चों, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए बच्चों, अगर कोई दो आवेश Q1 और Q2 है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, जो दूरी है, वो सपोज कीजिए कि R है। वो कितना है? R है। तो इन दोनों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल का जो मान होता है बच्चों, कूलाम के नियम के द्वारा, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ चुका है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। बच्चों, इस फार्मूले से आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये तो बल है और बल का ये केवल परिमाण लिखा गया है। बच्चों, इसी को अगर वेक्टर रूप में हमें अगर प्रदर्शित करना हो तो किस प्रकार से वेक्टर रूप में प्रदर्शित किया जाएगा? बच्चों, अगर यहां पे हम एक वेक्टर का साइन देते हैं तो इधर तो वेक्टर बना दिया, इधर भी वेक्टर बनाना पड़ेगा ना बच्चों। तो किसको वेक्टर बना सकते हैं? जो वेक्टर बन सकता है, जो सदिश बन सकता है। इधर तो हमने सदिश दिखा दिया, अब हम किसको सदिश बनाएंगे? जो सदिश बन सकता है उसी को तो सदिश बनाएंगे। आप देखिए बच्चों, इस तरह के फार्मूले में इधर जो फार्मूला लिखा गया है, इसमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है और ये अदिश राशि है। ये जो आवेश होता है, पहले ही लेक्चर में आपको बताया गया था कि आवेश क्या होता है? अदिश राशि होती है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, ये आपका दूरी मतलब डिस्प्लेसमेंट है, और ये सदिश राशि होती है। मतलब इसी को हम क्या कर सकते हैं? वेक्टर फॉर्म में दिखा सकते हैं। अगर हम इधर इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाएं तो इसका सदिश निरूपण हो जाएगा। वो कैसे होगा बच्चों? जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये एक आवेश Q1 है और एक दूसरा आवेश क्या है? Q2 है। और Q1 Q2 पर जो बल लगा रहा है उसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं F21 से। बच्चों, यहां पे F21 क्या है? F21 है आपका Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल। तो ये F21 है Q1 के कारण, मतलब इस Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल है, और इसको F21 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बच्चों, इसकी दिशा देखिए, ये इसको इधर की तरफ क्या कर रहा है? रिपल कर रहा है। अगर ये R की दिशा भी हम इधर ले लें, R की भी दिशा इधर ले लें और इस बल को इसी के दिशा में दिखा दे तो इसका सदिश निरूपण हो जाएगा। अब कैसे सदिश निरूपण किया जाएगा बच्चों? अब इसको बताने के लिए सबसे पहले एक इकाई सदिश की बात हम करेंगे। बच्चों, कोई भी परिमाण हो, कोई भी परिमाण में अगर इकाई सदिश से गुणा कर दिया जाता है ना तो उसका वेक्टर रूप बन जाता है। तो बच्चों, ये F21 तो हमें पता है, F21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब F21 मतलब इस पे बल जो लग रहा है, F21 क्या होगा? दोनों चार्जों का मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच की दूरी का स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती कर देंगे और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें जोड़ देंगे। बताइए, F21 लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये हम पढ़ चुके हैं इसको कूलाम के नियम में। अब इसका हमें क्या करना है? निरूपित करना है, उसको दिशा देना है। तो बच्चों, अगर इधर की तरफ दिशा देना है तो इसी वेक्टर का, बताइए जो R डिस्टेंस है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे इसको R21 और इसका एक वेक्टर रूप दे दिया गया है। ठीक है ना? तो ये तो एक वेक्टर बना, लेकिन अगर इसको सदिश रूप देना है, अगर इसको हमें वेक्टर, हम सदिश को ही वेक्टर अंग्रेजी में कह रहे हैं, तो अगर वेक्टर कर दे रहे हैं तो आप इसको समझ लीजिए कि मैं सदिश ही कह रहा हूं। ठीक है बच्चों? तो F21 अगर इधर वेक्टर बनाया गया तो इधर कैसे बनाया जा सकता है? सिंपल, जो इधर की तरफ वेक्टर है इसके इकाई सदिश से गुणा करके, 1R21 का ये इकाई सदिश। और आपको पता है बच्चों, 11th में पढ़ाया गया है कि इकाई सदिश क्या होता है। अगर किसी चीज का, मान लीजिए ये A एक वेक्टर है, ये एक इकाई सदिश है, इसका मतलब क्या होता है? वेक्टर A में उसी के परिमाण
परिमाण से अगर भाग दे दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, इकाई सदिश। उसी तरह से इसकी इकाई सदिश से यहां पे मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसका मान क्या हो सकता है बच्चों, इसको देखिए, ये वेक्टर रूप हो गया, इससे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। अब थोड़ा सा इसी को एक्सटेंड कर दे रहे हैं, इसको एक दो लाइन में दिखा दे रहे हैं कैसे लिखेंगे। अगर परीक्षा में आए तो यही दो तीन लाइन काफी है वेक्टर के कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण के लिए। तो आप लिख सकते हैं F21 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको वेक्टर रूप में लिख दिया जाए, इंटू Q1 Q2 बटे में ये R स्क्वायर है बच्चों, इंटू में। अब इसी तरह से एक है, ए इकाई सदिश वेक्टर ए बटे में क्या है, सदिश ए बटे में क्या है, इसका परिमाण ए है। उसी तरह से R21 को क्या लिख देंगे बच्चों, हम इस R21 का मतलब R21 वेक्टर अब बटे में इसका क्या लिख देंगे, परिमाण लिख देंगे बच्चों। अब चलिए इसको अगली लाइन में कैसे लिख देंगे, F21 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। और यहां पे बच्चों देखिए ये R है, ये भी परिमाण ही है, और ये भी इन दोनों के बीच के दूरी का परिमाण ही है। तो R में इससे मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये कितना हो जाएगा, R स्क्वायर का सन पर क्या हो जाएगा, R क्यूब हो जाएगा। अब बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, R21 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। इस R21 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, क्लास 11th में जो सदिश वाला चैप्टर था उसमें त्रिभुज विधि के द्वारा सदिशों का योग पढ़ा था। वो क्या था बच्चों कि अगर कोई एक सदिश ऐसा हो A हो और एक दूसरा सदिश B ऐसे हो, अगर दोनों को जोड़ना हो तो इन कैसे जोड़ा जाता था, इसका जो क्लोजिंग साइड होता है, इसका जो क्लोज करने वाला भुजा होता है, इसके परिणामी को बताता है। और ये R बराबर आप क्या लिख देते थे बच्चों, याद होगा आपको A प्लस B, इतना तो याद ही होगा, ठीक है। तो अगर इतना याद है वेक्टर ये A है और ये B है, और जो एक ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर में है, ये जो परिणामी है R बराबर A प्लस B, उसको क्या कर दिया जाता था, लिख दिया जाता था। अब बच्चों यहां पे देखिए ये जो पहला हमारा Q1 आवेश है, इसका जो स्थिति सदिश है वो क्या है, ये R1 है। ये जो Q1 आवेश है इसका जो स्थिति सदिश है वो R1 है, और ये जो Q2 है इसका जो स्थिति सदिश है वो बच्चों क्या है, R2 है। और जो इधर की तरफ विस्थापन वेक्टर है, विस्थापन सदिश है, वो जो है वो R21 है। वो कितना है, R21 है। अगर बच्चों अगर ये जैसा नियम लगा है, A और B एक जैसे हैं, तो इनको प्लस में लिख दिया गया है, यहाँ पे R इक्वल्स टू A प्लस B प्लस में लिख दिया गया और ये परिणामी हो जा रहा है। वैसे ही आप देखिए बच्चों यहाँ पे R1, ये जो R1 है और ये R21 है वो एक ही डायरेक्शन में, इसका तीर ऐसे है, इसका तीर ऐसे है। और ये जो आपका R2 सदिश है वो इसको क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है। तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इस R2 को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, R2 बराबर आप लिख सकते हैं इन दोनों के योग के फॉर्म में। यहां पे R1 प्लस में क्या हो जाएगा, R21। अब बच्चों यहां से आपको R21 की वैल्यू मिल जाएगी, ये जो R21 लिखा गया है यहां से इस R21 की वैल्यू मिल जाएगी, और R21 बराबर यहां पे बच्चों क्या हो जाएगा, R21 का मान जो होगा वो R2 माइनस क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। और इसी वैल्यू को यहां पे हम पुट कर देंगे और ये कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1। ये वेक्टर हो जाएगा बच्चों। और यही होता है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। यही क्या होता है बच्चों, कूलाम के नियम का क्या होता है, सदिश निरूपण। आपने कूलाम के नियम का सदिश निरूपण यहां पे इसको क्या कर दिया, इसको वेक्टर फॉर्म में, इधर वेक्टर है, इधर वेक्टर फॉर्म में दिखा दिया। अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए तो इतना लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा और कंप्लीट आपको नंबर मिलेगा। अब इसके आगे हम कुछ और चीजें दिखाएंगे, इसके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, ये क्या कहता है उसके बारे में बताएगा। अब देखिए क्या वो स्पेशल फीचर क्या होता है बच्चों। अगर इसी तरह लिखा जाए, इसी तरह अगर लिखा जाए तो क्या लिखा जा सकता है, जैसे हमने F21 वेक्टर को लिखा बच्चों, जैसे ये जो वेक्टर है F21 को, वैसे ही अगर हम F12 को लिखना चाहें, किसको लिखना चाहें, F12 को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, F12 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, जैसा F21 को लिखा गया है वैसे ही हम F12 को भी लिख सकते हैं। किसको लिख सकते हैं, F12 को। और F12 इक्वल क्या हो जाए, जो चीज इसमें है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R क्यूब, यहां R क्यूब है तो यहां पर R भी क्यूब हो जाएगा। अब देखो यहां 21 था तो R2 माइनस R1 हो गया, यहां 12 है तो यह क्या बच्चों, वैसे ही अगर फिर से इसमें भी सदस्यों के त्रिभुज विधि द्वारा योग लगाएंगे तो अब इस केस में R12 इधर की तरफ है तो R
R12 इधर की तरफ है तो R12 किधर की तरफ हो जाएगा बच्चों, इसका दिशा किधर की तरफ हो जाएगा, R12 की दिशा इधर की तरफ हो जाएगी। और R21 को R2 माइनस R1 लिखा जा रहा है तो R12 को इसी त्रिभुज विधि के द्वारा हम क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2। यहां पर क्या लिख देंगे, R1 माइनस में R2। तो ये वेक्टर क्या हो गया, हम इसको भी सदिश रूप में लिख दिए, F12 को भी हमने किस रूप में लिख दिया, सदिश रूप में लिख दिया। अब बच्चों आपने यहां पर ये तो त्रिभुज विधि को जानना सीखा, ये तो केवल आपको काम था, बताना था मैं 11th वाला चीज। अब इसमें जो चीजें हैं इसको ऐसे ही लिखते चलिए, आप लोग लिख लीजिए। अब इसमें देखिए और क्या हमें बताना है और क्या जानना, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है बच्चों, इसको हम देख लेते हैं। तो F12 आप यहां पे लिख सकते हैं, देखिए F12 का मान कैसे लिखेंगे, F12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R³ तो है, इतना तो है। अब बच्चों अगर आपसे कहा जाए कहीं पे R1 माइनस R2 लिखा गया है, क्या लिखा गया है, R1 माइनस R2, और इसको हम लिखना चाहे R2 माइनस R1 के रूप में, तो कैसे लिख सकते हैं बच्चों, हम केवल इसके पहले माइनस लगा दें तो ये जो ये लिखा गया वही लिखा जाएगा। देखिए यहां पे माइनस में R2 है, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो इसमें क्या होगा, माइनस R2, और माइनस से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस R1। तो यहां प्लस R1 है, माइनस R2 है, तो इसको हम अगर हम R1 माइनस R2 को क्या लिखें, हम चाहते हैं कि इसको हम इस फॉर्म में लिख दें, तो ये R2 माइनस R1 के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर यहां पे आप इसको क्या लिखते हैं, R2 माइनस R1, अगर इस चीज को R2 माइनस R1 लिखते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पहले माइनस लगाना पड़ेगा, तो इस पूरे माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो पूरे इस पार्ट में, पूरा इस पक्ष में माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब बच्चों थोड़ा देखो ये क्या बताता है, ये होल पार्ट क्या बताता है आपको, आप इससे थोड़ा तुलना कीजिए। तो F21 बराबर क्या है, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो यहाँ पर भी है, Q1 Q2 बटे में R³ है तो यहाँ पर भी है, यहाँ R2 माइनस R1 है तो R2 माइनस R1 वेक्टर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यानी कि ये टोटल चीज किसको बता रहा है, F21 को, और ये F12 तब किसके बराबर हो जाएगा, ये माइनस साइन लगा देंगे और उसके बाद ये टोटल जो ये वैल्यू है ये किसको बता रहा है, F21 को बता रहा है। तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये निकलता है कि जो कूलाम के नियम में, ये जो हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या निकलता है, कूलाम के नियम के सदिश निरूपण में ये इंपॉर्टेंट ये एक रिजल्ट निकलता है, और ये है कि जो Q1 जो आवेश है वो Q2 पर जितना बल लगाएगा, Q2 भी Q1 पर उतना ही बल लगाएगा। मतलब कि F12 और F21 क्या होंगे, इन दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन दोनों की दिशा क्या होगी बच्चों, अपोजिट है। F21 इधर की तरफ है तो F12 इधर की तरफ है। तो देखिए F12 बराबर में क्या आया है, F21, लेकिन दिशा अपोजिट होने के कारण, दिशा विपरीत होने के कारण इसके पहले ये क्या लग गया है, माइनस साइन। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कूलाम के नियम में दोनों आवेश एक दूसरे पर बराबर और कौन सा बल लगाते हैं, विपरीत बल लगाते हैं। और यही नियम कहता है, कौन सा, आपका न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया बल के बराबर और विपरीत ही प्रतिक्रिया बल लगती है। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि ये कूलाम का जो नियम है वो किसको फॉलो करता है, पहली चीज कि ये न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पालन करता है। मतलब कि यह, मतलब कूलाम का जो नियम है यह किसको पालन करता है, न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है, नियम का पालन करता है, पालन करता है। ठीक है बच्चों, यानी कि एक रिजल्ट यहां से और निकल के आया कि ये न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कीजिए तो बच्चों यहीं पे हो गया, इन दोनों बलों को लिख दिया, आपका निरूपण हो गया। और आपसे पूछा कि इसके कुछ स्पेशल फीचर लिख दीजिए, मतलब कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्य को लिख दीजिए, तो ये पहला तथ्य है कि ये न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। कैसे करता है आप लोगों ने देखा। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि बच्चों यह एक केंद्रीय बल होता है, जो स्थिर वैद्युत बल होता है वो क्या होता है, केंद्रीय बल होता है। तो जो स्थिर वैद्युत बल है वो केंद्रीय बल कैसे हो सकता है, देखिए ये वाला जो आवेश है इसके केंद्र की तरफ बल लगाएगा और ये वाला आवेश इसके केंद्र की तरफ बल लगाएगा, और इन दोनों केंद्रों को जोड़ने वाली जो लाइन है उसी के अलग ये क्या लगाता है, बल लगाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये कौन सा बल है, यह एक केंद्रीय बल होता है, यह एक
यह एक केंद्रीय बल होता है बच्चों, केंद्रीय बल होता है, ठीक है। या केंद्र, तो ये दो इंपॉर्टेंट इसके तथ्य हैं। इसके साथ ही इसके नीचे आर स्क्वायर आता है, तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ का भी पालन करता है। तो बच्चों हम लोग अब अगला जो अपना टॉपिक है वो इसको पढ़ेंगे कि आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। मतलब कि अगर बहुत सारे आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर कितना बल लगता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है और इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये टॉपिक और वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब हम कूलॉम्स लॉ इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़े हैं, आज हम कूलॉम के नियम का निरूपण पढ़ रहे हैं, सदिश निरूपण पढ़ रहे हैं। अब इसके जस्ट बाद हम इस पे जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं बच्चों उसको पढ़ेंगे, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। हाँ तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे विभिन्न आवेशों के कारण किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला बल, और इसी को कहते हैं आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। बच्चों इसका मतलब क्या है कि ये बहुत सारे आवेश है Q1, Q2, Qn। अगर ये इस आवेश के पास अगर इन आवेशों को रखा गया है तो इस Q आवेश पर टोटल कितना बल लग रहा है, उस कितना होगा उसको कैसे निकालते हैं। तो आप अभी बच्चों अभी इसके पहले वाले टॉपिक में पढ़ा कि जो बल होता है वो सदिश राशि होती है और इस पे लगने वाले सारे बल क्या है, एक एक सदिश होंगे। अगर ये बहुत सारे सदिश हमको अगर कहीं मिलते हैं तो उसको कैसे जोड़ सकते हैं बच्चों, तो सदिशों के योग नियम से ही हम क्या करते हैं, जोड़ सकते हैं। तो सदिशों का योग नियम क्या कहता है कि अगर किसी एक चीज पर बहुत सारे बल लग रहे हैं तो उन सारे बलों का योग, सारे बलों के परिणामी योग को भी हम क्या कर सकते हैं, लिख देते हैं, लिख सकते हैं। तो अब चलिए सारे बलों के परिणामी योग को कैसे लिखेंगे बच्चों। यहां पे देखिए मान लीजिए कि इस पे बहुत सारे यन आवेश है और इस पे जितना बल लगा रहे हैं उसको कैसे लिखेंगे, वो लगने वाला मान लीजिए कि जो लगने वाला परिणामी बल है वो F है बच्चों। तो F बराबर क्या लिख देंगे, जो Q1 ने इस पे लगाया, मान लीजिए यहां से इसका डिस्टेंस कितना है R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, ये डिस्टेंस Rn है, n है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, Rn हो जाएगा बच्चों। ये देखिए ये Rn डिस्टेंस है। तो अगर पहले लिखा जाए कि यहां पे ये इस पे F1, F इक्वल क्या हो जाएगा, F1 प्लस में F2 प्लस में डॉट 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 डॉट, बहुत सारे इसके बीच में आवेश है, प्लस में डॉट 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 Fn हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, प्लस में डॉट 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 Fn हो जाएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, F बराबर F1 का मान कितना होगा बच्चों, देखिए यहां पे F1 का जो मान लिखेंगे तो क्या होता है, कूलम का नियम क्या कहता है, ये K को ही हम बच्चों कहते हैं। K का मान आपको पता होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, K लिख रहे हैं। तो आप इसलिए लिख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, इसलिए K का मान ही समझिएगा कि ये क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले वाले वीडियो बताया गया था कि इसी को स्थिर वैद्युत बल नियतांक कहते हैं। तो K, अब ये क्या हो जाएगा Q1 Q2, Q1 के स्थान पे क्या है, Q1 है और Q2 के स्थान पे Q है, तो इसको लिख देंगे K Q1 इंटू Q और बटे में क्या हो जाएगा R1 का स्क्वायर। अगर परिमाण लिखें तो इतना ही होगा परिमाण, लेकिन अगर इसको वेक्टर, ये देखिए ये वेक्टर सदिश है तो इसको वेक्टर के रूप में हम जोड़ रहे हैं बच्चों। अभी तो परिमाण के रूप में था तो परिमाण के रूप में हम लिख रहे थे, अब इसको वेक्टर के रूप में लिखना हो, मान लीजिएगा इसको वेक्टर रूप देना है तो यहां पे वेक्टर लगाएंगे और इसको भी वेक्टर रूप में देना है। तभी आपको सदिश निरूपण बताया गया था कि जो भी परिमाण है उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके इकाई सदिश से, तो R1 कैप हो जाएगा। वैसे ही अगर इसको लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, K और Q2 और इसके बीच में कितना बल लगेगा, तो K Q2 Q और बटे में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, R2। अब देखिए जहां जब ये यूनिट वेक्टर लग जा रहा है मतलब कि ये तो स्क्वायर रहेगा ही, सही है, ठीक है। अगर इसको वेक्टर के रूप में लिखते तब नीचे क्यूब आता। अभी जो आपको इसके पीछे वाले टॉपिक बताया गया है कि अगर इसको हम ऐसे लिख देते वेक्टर R बटे में R, तो R से इसमें मल्टीप्लाई हो जाता। अगर यहां पे ऐसा लिखते बच्चों, ऐसे अगर कहीं ऐसा लिखा गया हो वेक्टर के रूप में तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्यूब। अगर यहां पे यूनिट वेक्टर लिखा गया, जनरली यूनिट वेक्टर ही लिखा जाता है बच्चों, तो यह यूनिट वेक्टर है तो यहां पे R1 का क्या रहेगा, स्क्वायर ही रहेगा बच्चों। आप लोगों ने समझ लिया होगा कि अगर यहां वेक्टर लिखा गया तो यहां क्यूब हो जाएगा, अगर यूनिट वेक्टर लिखा गया है तो क्या होगा, R1 का स्क्वायर ही यहां पे होगा। तो यहां पर भी वैसे ही R2 स्क्वायर हो जाएगा और R2 का ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा, प्लस में डॉट 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 प्लस। अब क्या बचा हुआ है, प्लस में डॉट 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 और क्या बचा हुआ है बच्चों, यहां पे एक लास्ट Fn को लिखना है तो प्लस में Fn लिख दीजिए यहां पे
Fn की वैल्यू उधर जगह नहीं है तो Fn लिख दे रहे हैं यहाँ पे। Fn की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पे K QN Q बटे में क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस Rn स्क्वायर और यहाँ पे Rn का इकाई वेक्टर। तो ऐसे हम बच्चों लिख सकते हैं। अगर इसको और कॉमन करके लिखा जाए तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए K Q1 नहीं होगा, K Q होगा, बस यहाँ पे देखिए K Q1 इंटू Q है तो केवल Q होगा। तो K Q हर जगह आपका क्या है बच्चों, कॉमन है। K Q हर जगह क्या है, कॉमन है। तो K Q कॉमन कर लीजिए हर जगह बच्चों। अब क्या बचेगा यहाँ पे Q1 बटे में R1 स्क्वायर, R1 का कैप प्लस Q2 बटे में R2 का स्क्वायर, R2 का कैप प्लस डॉट 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 प्लस अब के क्यू तो कॉमन हो गया है, Qn बटे में Rn का स्क्वायर और Rn का कैप। ये आपका अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है बच्चों। ये क्या कहता है, अध्यारोपण का सिद्धांत है, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। मतलब कि किसी एक आवेश पर अगर बहुत सारे आवेश बल लगा रहे हों तो उस पे परिणामी बल कितना हो जाएगा, ये इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से इसको लिख लीजिएगा। और आज का ये दोनों टॉपिक क्या होता है बच्चों, समाप्त हो। अगर बच्चों मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। टाटा बाय बाय।